1% दुख भी इस बात का है कि पेपर लीक हो गया है। इनको तो अंदर ये लग रहा है, ओ शिट, इस बार पता लग गया। भाई सुन, इस बार पता नहीं लगना चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए, पेपर लीक भी हो रहा है और ये जो 400 करोड़ रुपए और खर्च हो रहे हैं इनकी भी वसूली करनी है। शिक्षा मंत्री ने बोला नहीं सर, आपने देखा होगा कैमरा लेके क्या बोलता। शिक्षा मंत्री के पास बोलने के लिए कुछ है? शिक्षा मंत्री के पास बोलने के लिए इतना बोलना था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार एनटी ये पेपर बेचने में सफल रही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। पूरे देश के बच्चा प्रभावित है, पूरे देश के बच्चों के परिवार प्रभावित है। आज समझिए 22 लाख बच्चे, मतलब कि 1 करोड़ के करीब की आबादी को इफेक्ट कर रहा है। सीबीआई जांच हो रही है, अब सब अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। ये सीबीआई जांच अभी आपके मन को शांत करने के लिए, आपके गुस्सा को कम करने के लिए है, इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, देख लीजिएगा। यही तो हो रहा है इतने सालों से। आप कह देते हो समोसे का ठेला खोल लो, देखिए उसने चाय से इतना बड़ा बिजनेस, हर आदमी चाय बनाएगा तो पिएगा, धुरंधर 3 ये बना देंगे और उसमें दिखा देंगे कि पेपर लीक के भी अपने फायदे हैं, सरकार को इतना राजस्व प्राप्त होता है, उसी से आपकी रोडें बनती। यहाँ आप एक मंत्री मुझे बताइए जिससे अपना विभाग संभल, वित्त मंत्री से महंगाई नहीं संभल रही, पर्यावरण मिनिस्टर से प्रदूषण ठीक नहीं हो रहा। पेपर लीक करने वाले लोग कोठियां बना लेते हैं, नेता मंत्री विधायक बन जाते हैं। हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं, नाम ले लेंगे तो मुकदमा करवा देंगे क्योंकि भाई आरोप सिद्धि नहीं हो पाया उनके ऊपर। ये जो हुआ है ये देशद्रोह से कम नहीं है। नेता बात करते हैं जात खतरे में है, धर्म खतरे में है, नीट पेपर लीक कहता है कि बच्चे खतरे में है। 22 लाख से ज्यादा बच्चे जिनका भविष्य अधर में लटक गया है। एनटीए जो इस परीक्षा को कंडक्ट कराती है, देश की प्रतिष्ठित परीक्षा जिसको पढ़ करके बच्चे, जिसको पास करके डॉक्टर बनते हैं, वो पेपर लीक हो गया। तमाम दावे कि हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, आसमान में धान बो देंगे, समंदर में 2 बीघा जमीन लिखवा देंगे, तमाम बातें कर डाली थी और ट्वीट भी किया कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, तमाम चीज़ें की। लेकिन पेपर लीक हुआ, सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा, पेपर कैंसिल कराना पड़ा और अब शिक्षा मंत्री से इस पे जवाब देते नहीं बना। जब मीडिया ने सवाल पूछा तो वो सवालों से कतरा कर चले गए और हम बात कर रहे हैं अलग अलग टीचरों को बुला करके कि वो बच्चों की आवाज़ बने, क्योंकि बच्चे जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं उनकी आवाज़ टीचर नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। पहले हमने अलग सर से बात की, एनवी सर से बात की, आदित्य रंजन सर से बात की। अब इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिनव मैथ सर हैं जो बहुत मुखर तौर पे बोलते हैं छात्रों के हित के लिए। सर, एक और पेपर लीक हो गया। पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं और किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब में पेपर लीक हो रहे हैं, जहां से ये साफ साफ दिखता है कि पेपर लीक में सरकारों की कमाई हो रही है। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में क्राइम हो रहा है। आप देखेंगे जब भी कोई पेपर लीक होता है तो एजेंसी कभी ये नहीं कहती अच्छा पेपर लीक हुआ है हम जांच करते नहीं, पहले वो 2-4 दिन आप देखेंगे अड़ी रहेगी, नहीं लीक हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट अभी भी कितने सारे आपको देखेंगे पार्टियों के प्रवक्ता ये कहते हुए कि 120 सवाल फंसे हैं। वो तो किसी मॉडल पेपर से सवाल पहले भी लड़ा करते थे, जैसे ये लड़कर आए हैं, तो ये बता रहे हैं कि अभी भी जबकि पेपर रद्द हो चुका है तब भी इनको ये मानने में गुरेज है कि नहीं साहब पेपर लीक हुआ था, जबकि 10, 15, 20 दिन से पेपर सर्कुलेट हो रहा था, सरकार को पता नहीं चल रहा। ये तो फिर बेशर्मी अगर ये नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, अभी भी सोचिए, आप बताइए। वरना अगर पेपर लीक हुआ तो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आके बोलें कि हाँ साहब गलती हुई है और अब हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि अब कभी पेपर लीक नहीं हो पाएगा। क्या गारंटी है? बच्चे के मन में तो डर बैठ गया ना। क्या गारंटी है कि आप री एग्जाम कराओगे और ये लीक नहीं होगा? एक भी बार आपने किसी को ये कहते हुए सुना? नहीं। डीजी इनफैक्ट ये कह रहे हैं अब बच्चों से पैसा नहीं लिया जाएगा। कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं जो ऑलरेडी एनटीए पिछले 5-6 साल में 500 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की एग्जाम कराने वाली एजेंसियां, आयोग कमाई के धंधे बना चुके हैं एग्जाम को। आप देखेंगे रेलवे बोर्ड लोगों से 800-800 रुपए वसूल लेता है, 5-5 साल तक वो पैसा वापस नहीं करता है, एग्जाम नहीं कराता है। सेम हाल एसएससी का है, जहां सरकारें दूसरे देशों में एजुकेशन पे, एग्जाम पे सब्सिडियां देती हैं, फ्री कर देती हैं। हम विकसित देशों की बात करते हैं, वहां हम क्या कर रहे हैं? कमाई कर रहे हैं। एनटीए जैसी एजेंसी कमाई कर रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिम्मेदारी यहां एक अकेले आप देखेंगे शिक्षा मंत्री की नहीं है कि आज हम नीट का एग्जाम लीक हुआ है तो हम चिल्ला रहे हैं। मीडिया भी इसलिए दिखा रही है, थोड़ी टीआरपी मिल रही है। टीआरपी इसलिए मिल रही है, एक बच्चा जो नीट का पेपर देता है तो नाना नानी, दादा दादी सब घर पे टीवी देखने वाले हैं। आप बताइए, इससे पहले एसएससी की जीडी का पेपर 13-13 लाख में उठाए, किसी ने आवाज नहीं उठाई।
इससे पहले एसएससी में कितनी धांधलियां हो रही थी, कोई आवाज नहीं उठा रहा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आवाज उठा रहे हैं। तो जब तक लोग आवाज उठा के सवाल पूछेंगे नहीं, पहले का एक हमने वो दौर भी देखा है जहां मीडिया का एंकर मुंह में माइक लगा देता था शिक्षा मंत्री की कि या तो इस्तीफा दो, या रेल मंत्री के कि तुम्हारी रेल बार बार ट्रैक से उतर रही है। या आप एक मंत्री मुझे बताइए जिससे अपना विभाग संभल रहा है। वित्त मंत्री से महंगाई नहीं संभल रही, पर्यावरण मिनिस्टर से प्रदूषण ठीक नहीं हो रहा, पानी नकली है, फसाई आप आए दिन सुनते होंगे कि पनीर अंडा खाने में ये पाया गया, खीरों पे कलर कर दिया गया, सब कुछ नकली हुआ जा रहा है। तो अब ये सब चीजें देख के मुझे भी बहुत सरप्राइज नहीं होता कि शिक्षा मंत्री ठीक काम कर रहा है। शिक्षा मंत्री क्यों ठीक काम करेगा? लोग कह रहे हैं शिक्षा मंत्री ने बोला नहीं। साहब आपने देखा होगा कैमरा लेके क्या बोलता, शिक्षा मंत्री के पास बोलने के लिए कुछ है? शिक्षा मंत्री के पास बोलने के लिए इतना बोलना था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार एनटी ये पेपर बेचने में सफल रही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। अब प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व कोई नहीं बता रहा है कि पेपर लीक हो गया। प्रधानमंत्री जी को 12th क्लास के बच्चों की इतनी चिंता है कि वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। अभी नीट का पेपर लीक हो गया, 17-18 साल का बच्चा है जो ये सोच रहा है कि इस देश की सेवा करेगा डॉक्टर बनके। उसके दिमाग पे क्या गुजर रही है? प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट भी आया, शिक्षा मंत्री ने अपनी गलती मानी कि ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, बल्कि आप ऊपर से चोरी और सीना चोरी, आपकी शादी हुई है, पत्नी के साथ आपने प्रताड़ना की, वो बेचारी गुजर गई, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप दहेज का सामान ले लीजिए वापस, इससे भरपाई हो जाएगी, आप इसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं कि आपने दोबारा एग्जाम करा लिया, वो भी किसके? लोगों के पैसे से, जो आप पिछले 4-5 साल में कमा रहे थे, उसको आप अच्छी टेक्नोलॉजी पे अच्छे तरीके से एग्जाम करने पे लगा देते। बहुत सारे लोगों की एक गलतफहमी अभिनव मैं यहाँ और दूर करूंगा। लोगों को लग रहा है कि ये पेपर ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन हो जाएगा तो लीक खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो बड़ी धांधलेबाजियां हो रही हैं वो ऑनलाइन एग्जाम्स में ही हो रही हैं। वहां पे पर्सनलाइज नकल होती है। ऑफलाइन में क्या है कि बाबूजी को हमने पेपर बेचा 5 लाख में, इन्होंने कहा 5 लाख कैसे बचेगा, इन्होंने 2 लड़कों को 2.5 में बेच दिया। अब इस 2.5 वाले ने क्या किया, 4 लड़कों को 1.25 लाख में बेच के कमा भी लिया। आपने सुना भी होगा कि नेट का पेपर जो 50 लाख 40 लाख 25 लाख से शुरू हुआ था 6,000 तक पहुंच गए। वो ऐसे ही है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर में ये चीज खुल जाती है आसानी से, लीक पता चल जाता है और कैंसिल करना पड़ता है पेपर। लेकिन ऑनलाइन में आपको पता नहीं चलेगा। आप एग्जाम के अंदर डमी रूप में बैठे हैं, आपका सिस्टम का आईडी पासवर्ड मुझे दे दिया जाएगा, घर पे मैं हैक कर लूंगा, 4-5 लोग मिलकर वहां पेपर सॉल्व कर लेंगे। हम बात एआई की कर रहे हैं, हम बात विश्वगुरु बनने की कर रहे हैं, हम बात 2047 में विकसित भारत की कर रहे हैं। ना तो हम कोई ऑफलाइन एग्जाम ठीक से करा पा रहे हैं, ना हम ऑनलाइन एग्जाम ठीक से करा पा रहे हैं। हम ठीक से एक चीज करा पा रहे हैं, जो भी इनको लगता है करा पा रहे हैं, वो है चुनाव। क्योंकि आज की सरकारों का एक ही उद्देश्य रह गया है, चुनाव करा करके हर राज्य में अपनी सरकार स्थापित करना। आप बताइए, बीजेपी वो पार्टी है साहब जिसका मुख्यमंत्री का नाम लीक नहीं हो पाता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और यहां 120 सवाल लीक हो गए, मैं मान रहा हूं। यानी आपकी मनसा ही नहीं है। 2024 में जब लीक पे आवाज उठी थी, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे, उसमें एक संजीव मुखिया थे या था जो सीबीआई जांच में जिसको मेन सरगना या मास्टरमाइंड माना था। सीबीआई ने 3 महीने में चार्जशीट फाइल नहीं की, आज खुला घूम रहा है। अगला आप इंटरनेट पे फोटो डालेंगे तो नेता और मंत्रियों के साथ भी मिल जाएगी उसकी फोटो। आप बताइए, तो जब सीबीआई चार्जशीट नहीं फाइल करेगी, आज कुछ लोग खुश हो सकते हैं, सीबीआई जांच हो रही है अब सब अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। ये सीबीआई जांच अभी आपके मन को शांत करने के लिए, आपके गुस्सा को कम करने के लिए है। इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, देख लीजिएगा। यही तो हो रहा है इतने सालों से। बहुत दुख लगता है कि हम एग्जाम हम ठीक से नहीं करा पा रहे। शिक्षा मंत्री के काम क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, कभी साहब उस पर बोलो कि कब लागू करोगे, कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन में कोई अपग्रेडेशन नहीं हो रहा, कोई स्किल नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है। फिर आप ग्रेजुएशन के बाद कहते हैं साहब आपके पास स्किल क्या है। आज आपको भी लोग कहते हुए मिल जाते होंगे, अरे भारत में डिग्री कौन पूछ रहा है, हमारे यहाँ डिग्री नहीं पूछी जाती। क्या ये देश की सरकार और लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं कि हमारे यहाँ डिग्री की वैल्यू नहीं है? इसका मतलब है कि जो स्किल आपको मुझे सिखाने थे आपने वो नहीं सिखाए, बस मुझे एक डिग्री बना के दे दी। आज बीए एमए करने के बाद लोगों को रिसेप्शनिस्ट की नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे शिक्षा मंत्री साहब एमए हैं एंथ्रोपोलॉजी से, शिक्षा मंत्री बने बैठे हैं। क्या समझे उनको नीट की? लोग कहेंगे आप पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। हम भी जब नौकरी मांगने जाते हैं आप पूछते हैं आपकी डिग्री क्या है, आपके परसेंटेज क्या है, तो इसीलिए बनता भी है। नेतृत्व का मतलब ये नहीं होता कि मोदी जी का नेतृत्व बहुत स्ट्रांग है तो आपने सही विभाग सही लोगों के हाथ में क्यों नहीं दिया। आपने एक वीडियो देखा है वायरल, जिसमें बिहार का शिक्षा मंत्री एक झाड़ फूक वाले के पास तंत्र घंट करवा रहा है। देखा आपने वीडियो? भाई साहब बड़ा इंटरेस्टिंग है। शिक्षा मंत्री की हालत है,
बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय उसको दे दिया कि जिसका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो देश कैसे तरक्की करेगा, बिहार कैसे तरक्की करेगा? आप अगर ठीक जगह पे ठीक लोगों को नहीं बिठाएंगे। आज हमने भी वही किताबें पढ़ी जो हमारे पिताजी पढ़ते थे। ए फॉर एप्पल पढ़ते हुए 30 साल से, तो मैं देख रहा हूं 35 साल से कि ए फॉर एप्पल ही सिखाया जा रहा है, कोई अपडेशन नहीं। बच्चे क्या करें? आज का बच्चा ठीक है, माएं भी मोबाइल दे देती हैं, देखता रहे भाई मोबाइल। ऑटिज्म के शिकार हो रहे हैं बच्चे, 18-19 साल के बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, सही टाइम पे सही कॉलेज नहीं मिल रहा। आज लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, कोचिंग सेंटर्स पे भी उंगली उठाते हैं कि कोचिंग वाले सबका सिलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। हर साल 2.5 करोड़ बच्चा 12वीं पास करके आ रहा है। कितने बच्चों को अच्छा कॉलेज दे रही है हमारी देश की सरकार है कि भाई इनकी भी नौकरी लग जाएगी। तो पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या हो गया? और हो भी कैसे? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं जो रील्स पे रील बन रही हैं, कब तक बनेंगी? अगर हर आदमी रील बनाएगा तो देखेगा कौन? आप कह देते हो समोसे का ठेला खोल लो, देखिए उसने चाय से इतना बड़ा बिजनेस। हर आदमी चाय बनाएगा तो पिएगा कौन? हर आदमी को अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तभी तो देश आगे जाएगा। बट अब क्या है, पढ़ाई लिखाई पे कोई बात नहीं होती। किसी भी चुनाव में देख लीजिए, आप तो बंगाल चुनाव कवर करके आए, बताइए किस रैली में किसने बात की कि हम एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करेंगे, हम बेसिक एजुकेशन को मजबूत करेंगे। बताइए नेता क्यों बात करे एजुकेशन सिस्टम पे? पब्लिक इस पे वोट करती है क्या? नहीं कर रही। वही मैं कह रहा हूं, मान ले, अब एक बात सुनिए मेरी बात, अगर मेरी जनता के दिमाग में मैंने धर्म जाति नफरत ये भर दी और वो नहीं कर पा रही है, लेकिन एक अच्छा प्रधानमंत्री, एक अच्छा बंदा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी तो बनती है। मेरे घर पे मेरा बच्चा इस बात पे वोट करता है कि पापा पूरे दिन मोबाइल दो, मैं नहीं दे रहा उसको पूरे दिन मोबाइल, मुझे पता है कि ये इसके लिए अच्छा नहीं है। अगर जनता ने मुझे एजुकेशन के नाम पे वोट नहीं भी दिया तो भी नेता की जिम्मेदारी बनती है। वो तो इतना समझ रखता है ना, जो देश चला रहा है और जो दुनिया भर के विदेशी दौरे कर रहा है, उसको तो इतनी समझ है कि विकसित देश इसी बात से बनेगा कि आपके यहाँ हेल्थ कितनी स्ट्रांग है, आपका एजुकेशन कितना स्ट्रांग है। आज भी एम्स के क्या हालत है? आप विकसित भारत की बात करते हो, आज भी कश्मीरी गेट बस अड्डे की क्या हालत है? लोग जमीनों पे सो रहे हैं। हम दिल्ली को विकसित नहीं कर पा रहे और हम बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं भारत विकसित हो जाएगा। ये सब कल्पनाएं हैं। मैं तो अब एग्जाम लीक को भी नॉर्मल कह रहा हूं। ठीक है, लीक हो गया, क्या हो गया यार? यहाँ खाने की चीजें नकली बिक रही हैं, कैंसर कितना ज्यादा बढ़ गया है, पानी नकली है, अंडा नकली है, तो ठीक है एनटीए नकली है, क्या हो गया? सरकारें नकली हैं, स्वास्थ्य मंत्री नकली है, शिक्षा मंत्री नकली है, रेल मंत्री नकली है। तो जब सब नकली हैं तो बट सर अगर मान लीजिए हम एकदम निराशावादी हो जाएं और ये मान लें कि कभी कुछ ठीक ही नहीं हो। नहीं, मैं ये नहीं, मैं तो ये मानता हूं हर चीज। क्या हिटलर की तानाशाही नहीं खत्म हुई? सिकंदर ने दुनिया जीत ली, सिकंदर नहीं खत्म हुआ। हर 5, 7, 10 साल के बाद मोहब्बत हो, नफरत हो, तानाशाही हो, गुंडागर्दी हो, सब कुछ मरता है, विचार मरते हैं। तो देश बदलेगा, मुझे तो उम्मीद है कि देश बदलेगा, जरूर बदलेगा। तभी हम और आप जैसे लोग बोल रहे हैं। मैं तो ये भी नहीं मानता कि मीडिया आज नहीं दिखा रही, शायद मीडिया नहीं दिखा रही तभी आप जैसे लोग भी आए। शायद मीडिया अपना काम सही तरीके से कर रही होती तो आज आपको यूट्यूब पे पत्रकारिता नहीं करनी पड़ती। शायद अगर देश की सरकारें अच्छा एजुकेशन सिस्टम चला रही होती तो कोचिंग सेंटर्स को नहीं आना पड़ता पढ़ाने के लिए। बट सर एक बात बताओ, आप कब से पढ़ा रहे हो? कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए? मुझे पढ़ाते हुए तो हो गए 2007 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फुल फ्लेज अगर आप देखेंगे तो 2011-12 से दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, मतलब 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। 14 साल में आपने कितने पेपर लीक देख लिए? मैंने 2013 में तो खुद एग्जाम दिया, प्री हो गया। हम चिल्लाते रहे पेपर लीक पेपर लीक, मैं टीचर भी था उस टाइम, सरकार नहीं मानी। 2013 की बात बता रहा हूँ। मेंस हो गया, सोचिए एक प्रीलिम्स होता है एक मेंस होता है। मेंस हो गया, तब तक लोग चिल्लाते रहे, फिर आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन पे बैठे, पेपर कैंसिल हुआ। फिर 2013 वाला पेपर और 14 वाला पेपर एक साथ हुआ, यानी पूरा पेपर कैंसिल हुआ, प्री भी मेंस भी। तो ये चीज अच्छी लगी कि चलो ठीक है, गलत सरकार चाहती है कि गलत भर्तियां हो गई तो ना हो। फिर 2017 आया, 2017 में ऑनलाइन हो गया था पेपर। ऑनलाइन होने के बाद स्क्रीनशॉट बाहर आ गए, जो कि नहीं आ सकते, पॉसिबल नहीं। 100-150 सवाल, उसके लिए आंदोलन किया, हम थे मेन आंदोलन के उस फ्रंट पे, और 8-10 दिन तक आंदोलन चला। तब सरकार ने ये माना कि हाँ पेपर लीक हुआ है। ये तिवारी जी भी आए, राहुल गांधी भी उस टाइम आए, सब लोग आए और ये कह दिया गया कि सीबीआई जांच होगी। अब सीबीआई जांच होगी तो एक्चुअली क्या हुआ था कि उस पेपर लीक के सबूत मैंने ही दिए थे, सब सबूत मैंने दिए थे। तो सीबीआई ने सबसे पहले मुझे ही बुलाया कि भाई बताओ क्या सबूत थे, क्या था। पूरा वो बताने में मुझे 7 साल लग गए, समझाने में सीबीआई को। 7 साल मैं गया हूं, मैंने बताया कि ऐसे से हुआ, ये होता है, ये देखिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये कह दिया कि अब तो वक्त बहुत हो गया। जिन लोगों ने नकल की थी, यानी जितने लोगों के स्क्रीनशॉट बाहर आए थे, बस अब सोचे, हो सकता है कि उस बच्चे का स्क्रीनशॉट किसी और ने लेके डाल दिया हो, केवल उन लोगों को बाहर किया गया
उसके अलावा किसी को नहीं, पेपर नहीं कैंसिल हुआ। अभी भी ऐसे कितनी खबरें आती हैं कि ये वाला पेपर लीक है, लेकिन कुछ नहीं होता। ना एसएससी के कान पे जूं रेंगती है, ना सरकार के कान पे कोई जूं रेंगती है। और अब इन्होंने नए तरीके निकाल लिए। देखिए एनटीए, बच्चों को लग रहा है भी कि यार एनटीए ऐसा कर रहा है, ये तो बड़ा गलत है। पिछली बार एनटीए ने क्या किया था आपको पता है? नॉर्मलाइजेशन कर दिया था। ये बोल दिया था कि इस बच्चे को पेपर के अंदर टाइम कम मिला है, इसके 660 नंबर है, इसको 720 में कन्वर्ट कर दो। आप कहां तक लड़ोगे? आप कैसे पता करोगे कि इसको कम टाइम मिला था? तो इनके पास तो तरीके बहुत हैं। अगर इनका मन पवित्र नहीं है तो ये पेपर लीक हो गया, ये और दूसरे रास्ते निकाल लेंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? अब देखिए, अब मैं तो टीचर हूं, मैं एज ए टीचर तो यही देखता हूं कि भाई आप जितनी बात श्री राम की करते हैं, जितनी बात आप हर हर महादेव की करते हैं, तो उनके जीवन से कुछ सीखिए, उनके जीवन से ईमानदारी सीखिए। मैं यहाँ बैठे बैठे जो सरकार का हिस्सा भी नहीं हूँ, ये कैसे बता सकता हूँ ये सॉल्यूशन सरकार दे सकती है, सरकार के लोग जो बाहर जाते हैं वो दे सकते हैं। ये चीज़ क्या है, बहुत पुरानी है, तो इसको खत्म करने में वक्त लगेगा। अब इससे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये पेपर लीक हुआ, अब क्या होगा? जो बच्चा अगले साल पेपर दे के आ रहा है उसको ये पता लग गया कि जी एनटीए में पेपर लीक होता है। आपने 60 लाख तैयार की, वो 80 लाख तैयार करके रखेगा। तो जब ये सीक्वेंस बनती हैं तो फिर ये चीजें खराब ही होती चली जाती हैं। तो अब ये सरकार को देखना है कि वो कैसे ये इतनी ट्रांसपेरेंसी लाए कि लोगों का यकीन बढ़े, क्योंकि वो भरोसा आप टूट गया, वो क्रेडिबिलिटी आपकी खत्म हो गई। जैसे आप बोले वो बात सही है कि पिछले 5 साल में 25-26 वाले 2 साल का डाटा नहीं है, लेकिन उससे पहले के 5 साल का 24 तक का डाटा है। 500 करोड़ के करीब जो है एनटीए को सिर्फ फॉर्म से फायदा हुआ। अब ये जो दोबारा एग्जाम होगा, मैं कह रहा हूं कि पेपर लीक हो, माने ना माने दोबारा कराएं, लेकिन अब ये जो 300-400 करोड़ रुपए खर्चे होंगे, ये एनटीए क्या अपने पिताजी के घर से लेकर आएगी? ये वही पैसा है जो देगी। और लेकिन आप सोचिए कि आपको फॉर्म फीस उतनी ही रखनी चाहिए जितना आपको एग्जाम कराने के लिए जरूरी है। आप फॉर्म से कमाने के लिए सोच रहे हैं कि आपने कमा के रख लिया, कोई बात नहीं। क्या ये कमाई नहीं होती तो दोबारा पेपर नहीं होता? क्या सरकार के खजाने में इतना पेपर नहीं है कि जो देश के लिए अच्छे डॉक्टर्स पे लगा सके? ये कोई बात हुई? ये तो इनकी गलती है, तो इनको लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी कोई ये गारंटी देते हुए नहीं दिख रहा अभिनव भाई कि अगला पेपर लीक नहीं होगा, रीनीट लीक नहीं होगा। इनके अंदर वो संवेदना बच्चों के प्रति दिख ही नहीं रही है कि इनको 1% दुख भी इस बात का है कि पेपर लीक हो गया है। इनको तो अंदर ये लग रहा है, ओ शिट, इस बार पता लग गया। भाई सुन, इस बार पता नहीं लगना चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए, पेपर लीक भी हो रहा है और ये जो 400 करोड़ रुपए और खर्च हो रहे हैं इनकी भी वसूली करनी है। तो आप भ्रष्टाचार को लीगल कर दो भाई। आप बता दो कि हम 500 डॉक्टरों को नौकरी देंगे, हम अपने चहेते लोगों को नौकरी देंगे, बाकी चीजें तो फेयर करो। यहां तो कुछ भी फेयर होता नहीं दिख रहा। पेपर ढंग से नहीं होता। और जब नेता टाइम जोन बदलने की बात करते, टाइम जोन बदलने की बात कर रहे हैं बाबूजी, करे जीएमटी नहीं तो अब महादेव वाला टाइम होना चाहिए। आप बताइए भाई साहब, हम और आप इतनी बार मिले या बात होती है, कभी आपने मुझसे पूछा कि आप किस भगवान की पूजा करते हैं? ये मेरा पर्सनल मामला है। आप किस भगवान की पूजा करते हैं, कितनी देर करते हैं, आपका पर्सनल मामला है। लेकिन आज देश का नेता बस यही दिखाने में लगा है कि आज मैं उज्जैन के इस मंदिर में हूं। ये आप छुट्टी लेकर के प्रॉपर जाइए। प्रधानमंत्री इस बात की ढोलक पीटते हुए सोमनाथ मंदिर चले जाते हैं कि इससे क्या है, जनता के प्रति आएगा कि ये आदमी के अंदर कितनी भक्ति है, तभी तो लोगों की भक्ति इनके लिए जग जाती है, लोग इनके भक्त हुए पड़े। भगवान हैराने के साथ भगवान से मिलने भगवान खुद आ रहे हैं। भगवान कहते होंगे बाबूजी मैं आ जाता, आप बताते तो सही। तो ये सब दिखाना, पहले कौन से नेता दिखाते थे साहब कि किस मंदिर में जा रहे हैं? मोदी जी हर साल 2-4 राज्य में चुनाव होता है, 3-4 महीने उसमें रहते हैं, 1.5-2 महीने मंदिर में रहते हैं, 3-1 महीने विदेशी दौरों पे रहते हैं। देश के लिए कब काम करते हैं, कब सोचते हैं वो है? महीने में, साल में 12 उनकी मन की बात होती हैं, 18 परीक्षा पे चर्चाएं। बेरोजगारों की बात करने की बाबूजी को फुर्सत नहीं है। अभी भी खुद अपनी सीट छोड़ने का मन नहीं है, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी बेरोजगार। मैं नहीं चाहता कि मैं बेरोजगार हो जाऊं। और कितने नेता हैं ऐसे, आपने देखा ही होगा, 2-2 रोजगार कर रहे हैं। मनोज तिवारी 2-2 रोजगार, कंगना रनौत 2-2 रोजगार, रवि किशन 3-3 रोजगार, डांस वाला भी उनका एक। ये अपना एक रोजगार छोड़ना नहीं चाहते। आप भाई साहब किसी जिले के डीएम भी बनेंगे ना, तो आप कोई दूसरा लाभ का काम नहीं कर सकते, और ये 36 लाभ के काम कर रहे हैं। वहां पे कोई बदलाव नहीं आ रहा। मोदी जी ने इतने विधेयक पास किए, लोग बड़ी अप्रिशिएट करते हैं, मोदी जी ये ले आए। मोदी जी ने नेताओं के लिए क्या लाया कि जिससे नेताओं पे भी नकल कसे? मोदी जी ये कहते थे, मैंने मोदी जी का भाषण देखा था जिसमें कह रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी के लिए कह रहे थे कि वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, और आज आप तो उन्हीं के भरोसे बंगाल में सरकार बना पाए।
आज आपने, कोई इनको कहने वाला नहीं है, कोई आईना दिखाने वाला नहीं है। जब ये बैठ जाते हैं, कभी पहली बात तो बैठते नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, कभी ये टेबल पे बैठ जाए तो एंकर ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो सच में भगवान है। यार भगवान ऐसा नहीं हो सकता, भगवान ऐसा नहीं हो सकता जो झूठ बोलता हो। झूठ तो भगवान नहीं बोलता। आप ही मानते हैं कि 2047 का सपना झूठा है? कैसे होगा? विकसित देश बनने के लिए एजुकेशन तो आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए ना। आज भी आप डाटा देखेंगे तो 98,000 स्कूलों में एक एक टीचर है, लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, और हम बात कर रहे हैं 500 करोड़ की मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं। फोकस है कि हम यहां पे भी मंदिर बना देंगे, हम यहां पे भी मंदिर बना देंगे। अरे भाई, उस मंदिर के बगल में एक यूनिवर्सिटी और स्कूल भी तो बनाइए। शिक्षा का मंदिर तो असली वही है जो एक बच्चा पैदा होने के बाद उस मंदिर में जाता है और वो सीखता है कि कैसे जीवन में आचरण करना है। लेकिन आपका उस पर ध्यान ही नहीं है। नहीं, जैसे मैं, आप सारी बातें कर रहे हैं वो एक तरफ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चा 22 लाख है वो बहुत छोटा बच्चा है, 12वीं पास बच्चा है, उसकी मतलब वो तो, जैसे आप लोगों ने एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट किए, तो एसएससी के बच्चे थोड़े मेच्योर होते हैं सर, वो उस दर्द को भी झेल लेते हैं। ये वाला बच्चा वो नहीं है जो उस दर्द को झेल पाए। इसके लिए एक ट्रॉमा है सच में, जो आपने कहा ना नेशनल ट्रॉमा एजेंसी, ये सच का है, ये सही बात है। उस बच्चे के लिए ट्रॉमा है, उसके लिए ये हिम्मत आ पाना, दोबारा पेपर दे पाना। सर नीट का एग्जाम कोई हलवा नहीं होता। हम लोगों ने भी आईआईटी का एग्जाम दिया है, बहुत मुश्किल एग्जाम है, सच में हाथ पैर फूल जाते हैं, नए क्वेश्चंस होते हैं, इतना प्रेशर होता है समाज का, माँ बाप का कि कुछ कर गुजरना है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिसने, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो पहले किया वो बात भी कर लेगा। नहीं, वो बात ठीक है, कर लेगा, लेकिन आपने गारंटी दी कि अब पेपर लीक नहीं होगा? उसके मन में जो ये चल रहा है कि क्या पता फिर पेपर लीक हो जाए। लेकिन मेरा सवाल ये कि हर दिन कोई सेंचुरी मार सकता है? नहीं मार सकता। ये बात भी बिल्कुल सही है कि हर दिन कोई सेंचुरी नहीं मान सकता। उस दिन कैसा उसका मूड था, नहीं था, क्या हालात थे, बच्चे अभी पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं, और वो जब पेपर देने गया था तो उससे पहले उसका दिमाग स्थिर था। अब वो ये लगातार देखेगा, डिबेट, पेपर लीक हो रहा है, शिक्षा मंत्री उस पर बात नहीं कर रहा है, ये सब चीजें देखेगा तो वो परेशान होगा ना। और उस परेशानी के दौर में तैयारी कर पाना कितना मुश्किल है। बट बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो बच्चों को यही सलाह दूंगा कि अब हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से दोबारा तैयारी में लगना ही पड़ेगा। और आप जैसे लोगों से, आप जैसी युवाओं से उम्मीद है कि आप जब जीवन में सफल होंगे तब इस देश को बदलने के लिए, इस देश के भविष्य के लिए आप जरूर अच्छे काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को मैं इसको पॉजिटिव भी ले रहा हूं कि पता लगना भी जरूरी है इन बच्चों को भी कि हमारे देश के आज क्या हालात हैं और कैसे सुधार होगा। क्योंकि सुंदर पिचई जैसे भी लोग इस देश से निकले और भी बहुत महान लोग इस देश से निकले, तो वो बच्चे भी इस चीज को एक सबक के तौर पे लेंगे और एक मोटिवेशन के तौर पे लेंगे कि वो कुछ बदलेंगे, क्योंकि बदलना तो अब इन्हीं युवाओं को है, देश को। बट एक बात बताओ, जैसे सरकार कोई भी, किसी भी पार्टी की, आप अभी आप नेताओं के नाम ले रहे हैं जो अभी सत्ता में है, पहले भी जो लोग सत्ता में रहे, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं भी, इवन गुजरात, मतलब इतने सारे पेपर लीक होते हैं, और ये हर बार का एक पैटर्न हो गया है, पेपर लीक हो जाएगा तो दोबारा करा देंगे, और दोबारा करा दिए तो पता लगा फिर उस पर मुकदमा हो जाएगा, फिर सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, स्टूडेंट यही करता रहता है। ये पूरे देश के लोग या जो भी सरकारी सिस्टम चलाने वाले बाबू हैं और तमाम लोग, ये जो हुआ है ये देशद्रोह से कम नहीं है। पूरे देश के बच्चा प्रभावित है, पूरे देश के बच्चों के परिवार प्रभावित है। आप समझिए 22 लाख बच्चे, मतलब कि 1 करोड़ के करीब की आबादी को इफेक्ट कर रहा है वो। और ये इन लोगों पर आपको क्या लगता है कि इन पे जरूरी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कि अगर इन पे ठोस कार्रवाई अगर एक बार हो जाए, मैं देखता हूं कि जिसका फलाना 4 साल पहले पेपर लीक में नाम आया था, फिर कोई पेपर लीक होता है तो उसी में नाम आता है। एक पूरा माफिया, एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है, और सरकार कोई भी उस सिस्टम उनका रहता है। तो साहब एक बात बताइए, देश की न्यायपालिकाएं क्या कर रही हैं? जब 2024 में ये मामला गया था तो क्या ये पॉसिबल उस वक्त नहीं था कि न्यायपालिका सीधे कह देती कि नहीं, 720 इतने बच्चों के नंबर आए हैं और हमें संदेह लगता है, हम पेपर को कैंसिल कर देते हैं। जो ये न्यायपालिका, आपने कहा ना, एक बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते इतना वक्त हो चुका होता है कि न्यायपालिकाएं अब ये कहने लगी हैं, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ गई है। तो जब तक कुछ ऐसे कठिन फैसले नहीं सुनाए जाएंगे, क्या सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था, तो क्या फॉलोअप लेना किसका काम था? उनको लेना चाहिए था कि 3 महीने में सीबीआई ने चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की, कैसे उस आदमी को बेल मिल गई? तो जब लोगों के अंदर ये डर ही पैदा नहीं होगा तो क्राइम तो बढ़ता रहेगा साहब। अब मैं आपको बताता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी कांस्टेबल में दबा के घपला हुआ, खूब घोटाला हुआ,
हमारे गांव के भी 7-8 लड़के सेलेक्ट हुए साहब शादियों में। उस टाइम ऑल्टो का जमाना था, ऑल्टो मिली बढ़िया। 1.5 साल, आपको याद होगा, देखो 1.5 साल बाद साहब सरकार बदली, बहन जी आई, बहन जी ने भर्ती कैंसिल कर दी पूरी, लोग बेरोजगार हो गए। तो पहले ये होता था कि एक सरकार है, कर लो भाई तुम 5 साल मनमानी, तो डर वहां भी रहता था क्योंकि अधिकारी को तो और लंबा रहना है, तो एक डर रहता था दूसरी सरकार आएगी तो चेंज हो जाएगा। अब क्या है, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार में भीम योजना में 17-18 कोचिंग लिप्त पाई गई, 2017 का मामला था। अभी बीजेपी की सरकार आई दिल्ली में, हुआ क्या, FIR लॉन्च हुआ एंटी करप्शन में, 4-5 कोचिंग माफिया कह लीजिए, अब तो उनको जेल जा चुके हैं और कुछ की जाने की तैयारी। कैसे हुआ पॉसिबल? सरकार बदलने से हुआ। जैसे अभी आप देखेंगे बंगाल में इतने दिनों से ममता दीदी थी, अब अधिकारी आए, देखते हैं कि कितना अधिकारियों पे वो रौब दिखाते हैं, और जरूर आपको मिलेगा कि इतना करप्शन यहां हुआ था। ये सरकार बदलने से कल ही हुआ भर्ती घोटाले में, जो TMC सरकार में मंत्री थे उनको ईडी ने जेल में भेज दिया, जेल में भेज दिया। तो ये सरकारें बदलना जो लोग कहते हैं ना, इसलिए जरूरी होता है। जब एक सरकार ये कंफर्म हो कि यही अब 5 साल है, यही 5 साल, तो अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ता है करप्शन करने के लिए और लोगों का भी बढ़ता है। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को ये कहते हुए, अरे अभी क्या, अभी कौन सी सरकार जा रही है, कर लो, जब तक तो बहुत पैसा कमा लोगे, जब सरकार बदलेगी। और अपनी सरकार कभी नहीं। आप बताइए कि इतने 10-15 सालों में कभी आपने सुना कि मोदी जी ने ये कहा अपने भाषण में कि सुनो भाई, फलाने भाई साहब ने करप्शन किया था, हमने जेल में कर दिया। बल्कि हालात तो ये हैं कि फलाने भाई साहब करप्शन कर रहे थे दूसरी पार्टी में, हम अपने यहां ले आए, हमने कहा और अच्छा करो साहब। ये हो रहा है, उससे पहले कोई नहीं कर रहा। राघव चड्ढा जी को जब निकाला गया तो वो बता रहे कि आम आदमी में ऐसा हो रहा है। अरे भाई आप सच्चे हो, सच्चे लोगों की सच में ऐसा लग रहा है देश में कमी हो गई है। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो श्री राम के आचरण पे चलने वाली पार्टी है। जय श्री राम, गाली देके निकल जाओ, जय श्री राम। भगवान को दुख हो रहा होगा यार कि जो भगवान ने ये अपने करैक्टर से दिखाया कि मुझे सत्ता की भूख नहीं है। भगवान श्री राम के करैक्टर से सीखने के लिए है कि सत्ता का त्याग कैसे किया जाए, और इनके अंदर तो सत्ता की भूख नहीं खत्म हो रही है। मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी हूं, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा। सलमान खान का एटीट्यूड आ गया साहब के अंदर। तो ये जो चीजें हैं, मतलब ये सच में परेशान करती हैं। भगवान राम रात को घर से निकलते थे अपनी आलोचना सुनने के लिए कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है। ऐसा नहीं कि उसको ईडी CBI भेज देते थे उसके घर पे, वही देखते थे अच्छा लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं तो मैं इसको कैसे ठीक करूं। और आज की सरकार है, आपको पता है, आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं बाबूजी, IT एक्ट आने वाला है हम लोगों को कि हम आलोचना ना कर सके। आज के दौर में मीडिया के लिए भी विपक्ष दुश्मन हो गया है, विपक्ष की भूमिका खत्म हो गई है। विपक्ष होता था तो सवाल पूछता था, सवाल करता था, आज विपक्ष की हिम्मत टूट चुकी है। क्यों? क्योंकि मीडिया को सरकारी विज्ञापनों से पैसा मिल रहा है, इसीलिए मीडिया सरकार की चमचागिरी, चापलूसी दबा के कर रही है। आप देखिए, एक पत्रकारों की क्या ये जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरी पार्टी के जन्मदिन पे जाके केक काट के नाच रहे हैं? उनकी तो ये जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी तो ये भी है कि बंगाल में जाके ममता दीदी से भी सवाल करें कि आपके हार के मुख्य कारण क्या हैं, लेकिन नहीं, अब उनको भी कोई नहीं दिखाएगा। या फिर और राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, वहां जाके भी सवाल पूछें कि यहां क्यों नहीं बनी, या कुछ एनालिसिस के लिए मीडिया है, सवाल पूछने के लिए मीडिया है। बट आज मीडिया पार्टियों की प्रवक्ता बन गई है। तो देश भाई साहब ऐसे नहीं बदलेगा। कितने लोग सवाल पूछने वाले हैं? मैं तो उन नेताओं को जो आज भी सरकार से, या आप जैसे लोग भी जो आज भी सरकार से मुखर होकर सवाल पूछ रहे हैं, तो उनकी हिम्मत को दाद देनी होगी, वरना तो देश डर में है। आप सवाल ही नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि आपने भगवान बना लिया है। मोदी जी हमारे लिए भगवान है, यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चन भगवान से, आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। लोकतंत्र हो चाहे कोई भी हो, व्यक्ति भगवान नहीं होते, हमारा ये मानना है, और कोई भी व्यक्ति सवालों से ऊपर नहीं होता है। मेरा ये सवाल है कि जैसे ये पेपर लीक हो रहे हैं, और ये एक होता है ना कि सिस्टम से भरोसा तोड़ने वाला होता है कि आपका मनोबल टूट जाए। मैंने देखा कि नीट में पिछले साल 26 लाख थे, इस बार 22 लाख है। SSC आप लोग पढ़ाते हैं, आप देखेंगे, और करोड़ों से वो लाख पे आ गई, 25 लाख थे। तो वो एक सिस्टम से भरोसा डिगा हुआ है। लगता है कि आपको ये भरोसा वापस आ पाएगा बच्चों का, छात्रों का, उनके परिवारों का? देखिए, आज सिस्टम बदलने से पहले तो राजनीति बदलना बहुत जरूरी है। जितनी गंदी राजनीति आज हो गई कि सिर्फ गाली देने की राजनीति है, मैं विपक्ष को गाली दूंगा तो मैं सत्ता में आऊंगा। पहले की राजनीति में ये बोला जाता था जनता को कि उससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाते थे, अब उल्टा हो गया, अब चुनाव के बाद बढ़ा दिए जाएंगे।
पहले ऐसे लुभाया जाता था। अब क्या हो रहा है, सरकारी पैसे से, उस टैक्स के पैसे से लोगों को राशन दे दीजिए, उसमें वो जनता खुश कर दी आपने। एक तरीके से वोटों को भी खरीदा जा रहा है। हम भले ही कह रहे हो कि चुनाव ठीक से हो जा रहे हैं, तो हो नहीं रहे हैं ठीक से, वहां भी खरीद फरोख्त चल रही है। यानी पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो राजनीति पूरी तरीके से पूंजीवादी हो चुकी है, कमर्शलाइजेशन हो चुका है राजनीति का, पैसे का गेम है, इसमें पूरी तरीके से बनियागिरी घुस गई, बस हिसाब किताब हो रहा है। हिसाब किताब से देश नहीं चलता साहब, देश प्रेम से चलता है, और हिसाब किताब रखने वाला तार्किक मन प्रेम नहीं कर सकता। यहां तो आप देखेंगे कि देश की चिंता लेकिन है किसको? जो लोग सच में कहते हैं कि इनको देश की चिंता है, यही असली गद्दार हैं देश के, जो एजुकेशन सिस्टम के लूपहोल को नहीं ठीक कर पा रहे, जो नकली बिक रही चीज जो लोगों के सीधे स्वास्थ्य पे फर्क डाल रही है उसको ठीक नहीं कर पा रहे। आज आप देखिएगा, किसी भी नेता का ट्विटर अकाउंट खोल के देखिएगा और उसमें देखिएगा आज फलाने हॉस्पिटल का लोकार्पण में भाऊजी पहुंचे, तो उसमें आप देखेंगे कि 3-4 साल में एक आध सरकारी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है या उद्घाटन किया, बाकी प्राइवेट का किया है। यानी हॉस्पिटल आप अच्छे नहीं बना पा रहे। जब आप विकसित देश की राह पे चलते हैं तो आपको हेल्थ और एजुकेशन को तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ना। आपके स्कूल का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, स्कूलों की छत गिर जाती है। आपने नए कॉलेज नहीं बनाए, जो हर साल 2-2.5 करोड़ बच्चा 12th पास करके आ रहा है, उसको आप जॉब नहीं दे पा रहे। जब आपके यहाँ बीए की वैल्यू खत्म हो गई तो आप बीए बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चा आ रहा है किसमें, एसएससी की तैयारी में आ रहा है, उसकी इंजीनियरिंग में उसको कुछ सिखाया नहीं जा रहा। तो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों खुले हुए हैं गलगोटिया जैसे? ये वही डीजी साहब थे जो आज कह रहे थे पैसे वाले, जिन्होंने गलगोटिया कॉलेज के टाइम पे बोला था, आपको पता है कि नहीं? वही थे, वो थे जिन्होंने गलगोटिया कॉलेज के टाइम पे बोला था कि गलगोटिया ने ऐसा कुत्ता बना दिया है। वो बना ही रही 8-8 लाख लेके लोगों को, लड़कों को कुत्ता ही बना के छोड़ दे, नौकरी कहीं मिल नहीं रही भाई साहब। मैं, आप कह रहे हैं तो मैं एक बार गलगोटिया जाकर के भी उनसे पूछूंगा कि वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन खैर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने जो बोला ना, उसमें 2 रिपोर्ट है। एक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट है जो भारत सरकार वित्त जब बजट आता है उससे पहले रिपोर्ट देती है, और अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि ये जो फ्री बीज है ये देश को बर्बाद कर रही है। आर्थिक सर्वे, भारत सरकार के आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि जो एजुकेशन सेक्टर में है वो लोग प्राइवेट में ज़्यादा जा रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट में ज़्यादा जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड हो रहा है। और आर्थिक सर्वे ये कहता है कि अगर इस तरीके से फ्रीबीज दी जाएंगी तो सरकारें एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं लगा पाएंगी। लगा भी नहीं रही। लेकिन आप जो कह रहे हैं तो ये तो हर पार्टियों में होड़ है ना। कोई कहता हम 1500 देंगे, वो कहता हम 3000 देंगे। जो सत्ता में आना चाहता है वो ज्यादा ऑफर करता है। यार आज आप इतने कानून बनाने की स्थिति में हैं, आज आप इतने विधेयक लाने की स्थिति में, तो आप लाइए ना। आप संविधान बदलने की बात करते हैं, आप लाइए ना। किसने मना किया है? संविधान लोग कहते हैं कि फॉलो कर रहे हैं। यही संविधान फॉलो करना है कि कोई 60 लाख में नीट में सेलेक्ट हो जा रहा है और कोई पढ़ा लिखा बच्चा घर बैठा है? तो यही इक्वलिटी है सबके लिए। और वो डॉक्टर बनेंगे तो क्या होगा? हाँ, डॉक्टर बनेंगे तो क्या होगा, कैसे? क्योंकि ये साहब तो सब इलाज कराने चले जाएंगे विदेश, इनके बच्चे मैक्सिमम के विदेश पढ़ ही रहे हैं, तो इनको भारत से फर्क कहां पड़ रहा है? बट आप लोग जब एसएससी को लेकर के भी आंदोलन कर रहे थे, तमाम बातें कर रहे थे, तो भी आप लोग सरकार के नुमाइंदों से मिले होंगे। मिले, हमने तो बड़े सुधार की बात की और जितनी चीजें की थी वो इन्होंने ठीक की हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, 10 चीजें ठीक कर देंगे, लेकिन आपको पता नहीं है ना कि अगली ये 15 नई चीजें ले आते हैं। तो किस किस के लिए लड़ें? इनको पता है कि अच्छा आपने ये ठीक करने के लिए कहा, ठीक है हमने कर दिया ये ठीक, अब हम दूसरा कुछ ले आएंगे प्लान। और एजुकेशन पे ध्यान इसलिए भी नहीं जाता क्या सरकारों का कि क्योंकि ये वोट बैंक नहीं है। स्टूडेंट कोई वोट बैंक नहीं होता, और कोई जाति में बटा नहीं है, धर्म में बटा नहीं है, उसको परेशानी होगी, उसको पता है कि 30 दिन बाद दोबारा परीक्षा है, वो अपने परीक्षा में व्यस्त हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट जो है, जो छात्रों के, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं ना हर समय देश में कहीं ना कहीं से। साहब आपने कहा ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट वोट बैंक नहीं है, बट कितना वोट बैंक है आप बताइए ना। बीजेपी को बंगाल में 45% ना वोट मिला है, 55% तो नहीं मिला है। तो 55 में विद्यार्थी भी होगा, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बचपन से ही पिताजी ये सिखा देते हैं, बेटा हम भाजपाई हैं, तेरे दादाजी भाजपाई थे। ये आज भी लोगों को चल रहा है, क्योंकि लोग उतने शिक्षित हो नहीं पाए। हमारे दादाजी कहते थे हम तो कांग्रेसी हैं, तो हमारे लिए हाथ का पंजा सब कुछ है, गलत करे सही करे। ये कौन सी बात हुई साहब? आपको गलत करने पे आवाज तो उठानी होगी ना। हम लोगों को ये सिखा कहा रहे हैं, हम लोगों को उस काबिल नहीं बना रहे कि वो सवाल पूछ पाए। वो तो पूरे दिन सोशल मीडिया पे बिजी है। सोशल मीडिया जिस तरीके से देश में फैल रहा है, आपने देखा होगा चाइना में कोचिंग्स पे बहुत कंट्रोल है, शायद अब कोचिंग्स रही भी नहीं, बंद कर। तो उसमें कोचिंग वालों का क्या कसूर है? कोचिंग वालों का कोई कसूर नहीं है। मैं कह रहा हूं सरकार की कह रहा हूं कि बेसिक कोचिंग तो कम से कम, स्कूल ठीक काम नहीं कर रहा तो कोचिंग है तो, कि वो बच्चे को पढ़ा लिखा दे रही है, वो बच्चे के बेसिक्स को मजबूत कर दे रही है।
मैं कसूर नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि आप हमारा लोग education कोचिंग system चलाते हैं, इतना वीक हो गया आप है। लोग कोचिंग चलाते हैं, आप लोग किसी को पढ़ा करके पैसा लेते हैं, अफीम बेच के तो पैसा नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। आप उसकी कंपटीटिव और वो भी बहुत बेसिक फीस है, जहां स्कूल आज केजी के बच्चे से महीने का 7,000 8,000 वसूल रहे हैं। कोचिंग कल्चर को वो बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कोचिंग तो करना मजबूरी हो गया है ना। मजबूरी हो गया। स्कूल में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो बच्चा कहाँ सीखेगा? कोचिंग में सीखेगा। कोचिंग उसको उस लायक बना रही है कि वो नीट के पेपर में बैठ पाए, नहीं तो 12th में जो पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से बच्चा नहीं बैठ पाएगा पेपर में। क्यों? क्योंकि मास्टरों की तो बट ये बताओ आप ना कि ये आप लोग हर बार मैं देखता हूं कि टीचर बोलते हैं, अभी आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप लोग आंदोलन भी करते हो, कई बार तो ऐसा भी हमने देखा है कि टीचर आपस में लड़ जाते हैं तो सरकार उसका फायदा उठाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना कि जब विचारधारा का ही खेल है सारा, जब ये दिख जाए कि हम जिस मंशा के साथ बच्चों के लिए आए और हम उसमें अपना पर्सनल हित खोजने लगे, तो विचारधाराओं का क्लस है ना बनता है। बट आप सोचो, मैं जब देख रहा था एसएससी का आंदोलन, आप अभी मैंने थोड़ी देर पहले आदित्य सर का भी इंटरव्यू किया, आपका भी किया, मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि आप लोग बच्चों के लिए लड़ रहे थे और आप आपस में ही लड़ गए। नहीं, आपस में जो लड़ाई थी वो एक अलग लड़ाई थी। बच्चों के लिए हम उस वक्त तक भी लड़ रहे थे, उसके बाद भी लगातार अब तक भी लड़ रहे हैं। अब तक भी हमने कोर्ट जाने से लेकर सारी चीजें की हैं। आप देखेंगे, आपको बताया नहीं हो, उन्होंने शायद एसएससी ने अभी नोटिस निकाल के बताया कि हम अब ये मार्क्स टू ऑल नहीं करेंगे। जिस बात की लड़ाई थी, हम नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को बदल रहे हैं। ये सब चीजें की एसएससी ने। ऐसा नहीं कि हम सुधार के लिए पीछे हट गए। वो लड़ाई एक अलग लड़ाई थी। वो इस बात की लड़ाई थी कि हम ये चाह रहे थे कि बच्चे गलत दिशा में ना जाएं, बच्चों के ऊपर एफआईआर ना हो। आज जिस तरीके से बच्चों को कोर्ट में धक्के खाने पड़ रहे हैं, वो उसी चीज का बट अब अफसोस होता है कि नहीं होना चाहिए था वो चीज। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। वो होना चाहिए था। अगर वो नहीं होता तो शायद अगले दिन और बच्चे उस एफआईआर और बाकी चीजों में कलश जाते। इसीलिए वो वीडियो बनाना जरूरी था। मैं उसको एकदम गलत नहीं मानता हूं। अभी आप दोनों में सब ठीक है? हाँ, मतलब सब ठीक इन द सेंस सब ठीक है। बात नहीं होती तो कुछ भी ऐसा है नहीं, सब ठीक जैसा। उन्होंने कह दिया कि साहब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आप लीजिए, तो बस इतनी सी बात है। चलिए, आप लोग, चूंकि हम आपको इसलिए इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं क्योंकि हम हजारों देखिए, लाख, हमारी लड़ाई सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारी लड़ाई तो गलत के खिलाफ है ना साहब। सरकार गलत कर रही है, सरकार के खिलाफ है। टीचर गलत कर रहा है तो टीचर के खिलाफ है। हम अनफिल्टर्ड होके बोलते हैं कि भाई आपकी गलती है। अभी आपने देखा अलग साहब के सामने भी, उन्होंने भी कहा, क्या बोला कि हमारे ओपिनियन अलग हो सकते हैं। तो कई चीजों पे ऐसा होता है कि हमारे ओपिनियन अलग थे, ठीक है, तो वही वाली बात है। तो जहां हमें गलत लगता है हम बोल देते हैं कि भाई गलत नहीं होना चाहिए। बट मैं अगर आप एज ए एजुकेटर, एज ए शिक्षाविद, एज ए आलोचक भी मैं ये पूछूं, अगर आप लोग जो सिस्टम के लोग आप लोग को देखते सुनते हैं, उनको अगर सजेशन देना हो कि भाई ये 4 चीज़ें ठीक कर लीजिए तो पेपर लीक नहीं होंगे। आप दुनिया के मॉडल देख रहे हैं, आप दुनिया को देख रहे हैं किस तरीके से पेपर्स होते हैं, तो वो सजेशन क्या है? सिर्फ आलोचना नहीं, सजेशन भी होना चाहिए ना। देखिए, सजेशन तो यही है कि जब आप किसी एक को भी पकड़ रहे हैं, तो आज ऑनलाइन का दौर है, आप बताइए ना उसकी ट्रैकिंग। आप इस चीज की भी एक वेबसाइट बनाइए कि साहब इतने लोग इसमें पकड़े गए थे, इन लोगों से नाता था इनका, और अब इनकी ट्रैकिंग कोई भी चाहे तो जब कर सकता है कि आज बाबूजी तिहाड़ के अंदर हैं, आज बाबूजी बांदा की जेल में हैं। ये सब कुछ होना चाहिए। जब तक ये लोगों के अंदर डर पैदा नहीं होगा, आज आप पुलिस भी लाएगी पकड़ के, सब मुंह पे काला पट्टा बना देगी। इनको बाकायदा दिखाइए कि देखिए ये है आरोपी और ये इतने महीने के लिए अब जेल में रहेगा, चार्जशीट भले ही लेट से दाखिल हो। ये सब सरकार को करना पड़ेगा लोगों में डर बिठाने के लिए। बिना डर बिठाए ये नहीं मिल सकती। सरकार को ये भी बताना होगा कि इसमें हमारे 2 मंत्री भी इन्वॉल्व थे, हमने उनको भी हटा दिया, ताकि अपने लोगों में भी एक डर पैदा हो कि ऐसा नहीं, आई एम फ्रॉम द बीजेपी पार्टी, आई कैन डू एनीथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना सरकार के लोगों के मिले एनटीए क्या है यार? एनटीए लोगों का ही तो एक समूह है जो किन्हीं और लोगों के अंडर काम कर रहा है। कुछ लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो वो लोगों ने तो आपस में मिलकर ऐसा किया होगा कि पेपर लीक हो गया। क्या प्रेस वाले ने पेपर ला के बाहर दे दिया? क्या भारत सरकार के पास आज अपनी इतनी प्रेस भी नहीं है कि वो पेपर अपने यहाँ छपवा लें? जैसे आप ये कह रहे हो, क्या इन लोगों पे जो पेपर लीक करते हैं, जो अभी संसद में कानून भी बना कि 1 करोड़ जुर्माना है साहब उसमें, आप बताइए। 1 करोड़ तो एक बच्चे से निकल जाएगा। हाँ, एक बच्चे से निकल जाएगा। वो बड़ा छोटा जुर्माना है। जैसे कि आपने नहीं देखा हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या हुआ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट ने जुर्माना लगाया 3 लाख कि आप फेक टॉपर नहीं दिखा सकते। उन्होंने धंधा किया 3.5 लाख करोड़, 350 करोड़ का अगले साल। उन्होंने फिर दोबारा वही काम किया, फिर उन्होंने 5 लाख लगा दिया। तो जब तक जुर्माने की मात्रा उतनी नहीं होगी, जो योगी जी की स्टाइल में जो बुलडोजर चलती है कि सब खत्म कर, क्या आप चाहते हो बुलडोजर चले, एनएसए लगे? हाँ, मतलब जो पेपर लीक के पकड़े जाए। इतनी बड़ी धाराएं अगर होंगी
तब शायद कुछ बात बन सकती है कि लोगों के अंदर डर बैठेगा। बट अभी यहाँ तो, और देखिए मोदी जी भी इतने समझदार हम लोगों को लगते हैं कि इतने बच्चे तो वो भी नहीं है कि उनको ये ना पता हो कि ये घर के ही लोग कर रहे हैं। अब आप इस कंपनी को चला रहे हैं, अगर कोई लड़का आपको ये पता चलता है, एक दूसरा उसकी शिकायत लेके आता है, तो आप भी आकलन करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि सिस्टम में कमी, आपको मालूम है ये सिस्टम कैसे चल रहा है, आप पता लगा लेंगे। लेकिन आप अगर इग्नोर कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि नॉर्मल है, आप ये मानते हो मतलब कि मैं इतना बड़ा मानता हूं इशू सरकार है के लिए ये नॉर्मल है चीजें, ये बड़ी बात नहीं। बट आप ये मानते हो कि इतना बड़ा इशू है कि इस पे प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को सामने से आके बोलना चाहिए? ये बिल्कुल बड़ा इशू है। क्यों प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा नहीं करते? 12th क्लास के बच्चों को मोटिवेशन नहीं देते? आपने देखा होगा उनका वीडियो कि किस तरीके से वो बताते हैं कि हम अपने टाइम में ऐसा करते थे, बेटा तुम भी ये करना, पूरा मोटिवेशन देते हैं वो। उनको बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं बोलते हैं? किसी भी बात पे नहीं बोलते, पता नहीं। जबकि मुझे लगता है, मैं ऐसा भारत सोचता हूं जहां पे राजनीतिक पार्टियां आके जो सत्ता में बैठी हूं ये बताएं, आज हमने अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया है, आज हमने अपने 3 इन अधिकारियों को बर्खास्त। ऐसे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। क्यों कोलैप्स हो? अरे ऐसे तो डर पैदा होगा। शुरुआत तो ऐसे ही होगी ना। शुरुआत कैसे होगी? ऐसी शुरुआत होगी जब आप बताएंगे। अब एक बात बताइए, क्या पहले इस्तीफे नहीं होते थे? रेल एक्सीडेंट 2-3 हो जाए, एक पे हो जाता था इस्तीफा, लोग मांग लेते थे और लोग देते थे। बट एक बात बताओ कि जैसे अब मैं देखता हूं कोई फिल्म आ गई, उस पर बहुत चर्चा होने लग जाएगी। बट जैसे अभी हम आप चर्चा करें तो जो 22 लाख बच्चे प्रभावित है उनके परिवार, बाकी लोगों ने यार ये क्या बातें हो रही है, क्या बातें लोग, अभी कोई फिल्म आएगी तो उस पर चर्चा होने लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कल को वो आपने बताया ना कि धुरंधर 3 ये बना देंगे और उसमें दिखा देंगे कि पेपर लीक के भी अपने फायदे हैं, सरकार को इतना राजस्व प्राप्त होता है, उसी से आपकी रोडें बन रही हैं। जैसे हमें नहीं कहती था एसएससी वाले ने कि हम जो ये गलत क्वेश्चन पूछ के पैसा कमाते हैं, इसी से तो रोडें बनती हैं, नहीं तो हमें हवा में उड़ना पड़ेगा। तो ये है कि ये हर चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं और देश का मीडिया भी उस चीज़ को जस्टिफाई कर देता है। तो मेरा मानना ये है कि एक तो ये जो पार्टी को फंड मिलता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। ये पार्टी फंड से भी सिस्टम में बहुत गलत हो रहा है। एक आदमी दूसरी पार्टी को फंड नहीं दे सकता, उसके पास ईडी सीबीआई आ जाएगी। लोग कह रहे हैं ना सीबीआई जांच होगी, मैं कहता हूं सीबीआई तो इतनी बिजी है बाकी विपक्ष के नेताओं के घर ही रेड डालने में कि वो एनटीए की जांच क्या ही करेगी। नहीं तो आज भारत के पास ऐसा सिस्टम है, ऐसी चीजें हैं कि ये एक दिन में ऐसा भी हो सकता था कि आज शाम तक तो वो 20 के 20 चेहरे कैमरे के सामने होते कि ये लोग सरगने थे और ऐसे ऐसे इन्होंने ये किया था। इतना स्ट्रांग है आज भारत, ऐसे डिजिटल इंडिया नहीं बोला जाता। बट वही है कि हमारी ये प्रायोरिटी में नहीं है चीजें। आप ये बताओ यार, खाने की चीजें इतनी नकली जब मिलने लगी लगातार, तब मैंने गूगल किया, आप यकीन मानेंगे हु इज द हेल्थ मिनिस्टर, तो पता चला जेपी नड्डा साहब, जिनको एक ही काम आता है, प्रधानमंत्री जहां जाएंगे तो वो गेट के बाहर माला लेके खड़े मिलेंगे। तब मुझे पता चला कि फसाई किसके अंडर आता है साहब। तो आज ये हालत होगी। आप ही बताइए ना, आपको कितने पता है? मैं आपसे पूछूं राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्री बताइए, नहीं पता होगा। इनफैक्ट आपको कुछ तो मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं पता होंगे। मैं पूछूं आपको गोवा का मुख्यमंत्री कौन सा, आप नहीं बता पाएंगे। तो ये जो नेतृत्व, एक बात बताइए, क्या अकेला प्रधानमंत्री देश चला लेगा? तो फिर गांव में मुखिया की जरूरत नहीं थी। गांव की जिम्मेदारी मुखिया की होती थी, टाउन की जिम्मेदारी एक एमएलए की होती थी, शहर की जिम्मेदारी एक एमपी की होती थी। तो जिम्मेदारी क्या है? बट नहीं रही। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सेंट्रलाइजेशन हो गया कि एक ही आदमी पे फोकस है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब लोगों का काम है सिर्फ हाथ जोड़ना। आपने देखा ही होगा बंगाल के स्टेज पे जितने भी बड़े बड़े नेता, सिर्फ एक ही काम। मोदी जी ने नहीं देखा, फिर दोबारा नहीं देखा, फिर दोबारा, और मीडिया उसको बार बार दिखाता है, ऐसा लगा 4-5 बार हाथ जोड़ दिए। वो उनको जिनसे बात करनी है 2-3 लोगों से, उसी से बात कर रहे हैं। तो ऐसे देश नहीं चलता। सबको जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी, ठीक लोगों को ठीक जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी। साहब 545 एमपी हैं, उन सबकी अपनी अपनी भागीदारी होगी विकास में, तो भारत विकसित देश बनेगा। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी और हिस्सेदारी उनकी भी हो विकास में, उनकी भी रिपोर्टिंग। प्रधानमंत्री जी का काम होना चाहिए रिपोर्टिंग लिंक करना 545 एमपी से, तुमने अपने क्षेत्र में क्या किया, तुमने अपने क्षेत्र में क्या किया, तुम रेलवे को कहां लेके गए हो। ये प्रोटोकॉल है साहब कि आज आप बीजेपी में हो, राघव चड्ढा के जाते ही आपने नहीं देखा, हंसी आएगी आपको भाई साहब जब पहला बयान बंदे का सुनेंगे कि अब हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह जी के नेतृत्व में काम करेंगे। ये प्रोटोकॉल है, हर मंत्री विशेष को ये बोलना है कि उनके नेतृत्व। तो सम्मान दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ये सम्मान देना नहीं है, आपने तो उसी आदमी पे सब कुछ सौंप दिया, उसका नेतृत्व। तो वाई आर यू लीडर? आप तो लीडर कहलाने लायक नहीं है। हर नेता का अपना नेतृत्व होता है साहब। रेल मंत्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम नहीं करेगा, उसकी अपनी भी जिम्मेदारी है कि वो हर बात पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मैंने आज कंबल बांटे रेलवे में, देखिए इस तरीके के बनारसी कंबलों का उद्घाटन हुआ है।
आज मैंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रील बनाई जिसमें पीछे कुर्सी के पीछे सफेद तौलिया था। यही तो कर रहे हैं रेल मंत्री। तो इन सब चीजों पे मोदी जी को नहीं दिखता, वो खुद ही देखते हैं। उन्होंने खुद ही कहा तो प्रॉब्लम वन मैन शो से है, वन मैन शो से है, इसीलिए देश तरक्की नहीं कर सकता। वन मैन शो से मुझे प्रॉब्लम क्या, आपको नहीं लगता? आप तो जर्नलिस्ट, मुझसे ज्यादा आपको पता होंगी बात है कि वन मैन शो से दिक्कत होनी चाहिए नहीं। ये तो हमारा मूल संविधान का नेचर नहीं था, ये तो गांधी जी नहीं कहते थे। बट हमने तो पहले भी देखा है, बहुत सारे लीडर्स रहे उनके साथ। आप इंदिरा गांधी के जमाने के कितने मुख्यमंत्री के, कितने मंत्रियों के नाम जानेंगे? साहब मैं तो इंदिरा गांधी के जमाने में था ही नहीं, और मैं क्यों जानूं? इंदिरा गांधी ने अच्छा नहीं किया तभी तो इतिहास में उनके बारे में लिखा गया है ना खराब। नहीं, उनके बारे में बहुत अच्छी चीजें भी लिखी गई, अच्छी चीजें भी लिखी गई, खराब चीजें। मैं वही कह रहा हूं। तो मैं तो अभी जिस काल में आया हूं और जब से बोलने लायक हुआ मैं तब से देखूंगा। अच्छा, आप ये मानते हैं कि रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बना देना दिल्ली के लिए विकास है? आप मानते हैं कि मोहन यादव को एमपी का मुख्यमंत्री बना देना एमपी का विकास है? मैं नहीं मानता साहब, मैं उनको कैपेबल नहीं मानता। एक आईएएस बनने के लिए, जिला चलाने के लिए 4 साल तैयारी में घिसता है, 1.5 साल 2 साल लवासना में आता है, उसके बाद इंटर्नशिप करता है 8 से 9 महीने की, तब कहीं जाके सीडीओ का चार्ज मिलता है, और डीएम बनने में तो और 1 साल लग जाती है। जिला चलाने के लिए इतनी चीजें चाहिए हैं, और मुख्यमंत्री बनने के लिए बस साहब पहली बार विधायक बने थे, बाबूजी का हाथ था कि आपने मुख्यमंत्री बना दिया। आप ऐसी कितनी कंपनियों को जानते हैं जो सिर्फ इसीलिए डूब गई कि अब आप और सौरभ चला रहे हैं, कल को आपके मामा के लड़के आप ये कह रहे हो कि जो पढ़ा लिखा होगा उसी को नेतृत्व मिलना चाहिए? हाँ, उसको नेतृत्व मिलना चाहिए जो काबिल हो, भले ही वो आपका बेटा हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये तो फिर तो डेमोक्रेसी के में इसकी बात नहीं होती ना भाई। मोरारजी बाबू जगजीवन राम बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी सामाजिक समझ भी तो थी। पढ़े लिखे का सेंस आप सिर्फ किताबों से मत देखिए। जिसको अब नीतीश जी के बेटे को आपने स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, आपने कभी भाषण सुना है? आपने उनको देखा है? वो तो नेपोटिज्म है, तो समझ में आ रहा है। वही मैं कह रहा हूं। तो ये एक जगह नहीं है, ये एक जगह नहीं है। अमित शाह जी के लाडले को देख लीजिए आप, या आप और छोड़िए, चलिए सब बातें इन सबको छोड़िए। आप मुझे एक बात बताइए कि आज राजनाथ सिंह कितना खुल के बोल पा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। मैं तो नहीं देख पाता कि वो खुल के बोल पा रहे हैं। जो राजनाथ को मैं जानता था वो राजनाथ तो अब राजनाथ नहीं है। तो ये चीज है कि किसी को आप बोलने का मौका नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कहां से अपनी जगह पे, उसको बस एक ही काम है कि कैसे मोदी जी को खुश करना। ये खुश करने वाली जो बात है, ये खुश करने, इसमें बुराई भी कुछ नहीं थी। अगर रेल मंत्री अपना काम ठीक से कर रहा होता भाई तो हम क्यों उंगली उठाते? शिक्षा मंत्री अपना काम ठीक से कर रहा होता तो हमें इस बात से आपत्ति नहीं थी। आप करते रहिए मोदी जी की बढ़ाई, क्या जरूरत है हमें बोलने की? तो मतलब आप मानते हैं कि इस पेपर लीक में सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री? हाँ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की, और शिक्षा मंत्री को नहीं हटाया जाएगा। उसको बिठाया ही इस शर्त पे गया है कि तुमको मैक्सिमम रेवेन्यू करके देना। जो आदमी 500 करोड़ कमाएगा वो पार्टी फंड में भी तो 30 करोड़ देगा साहब। ऐसे ही पार्टी फंड में 10,000 करोड़ रुपए थोड़ी आ गए थे, अभी भी 7,000 करोड़ हैं। बाकी पार्टियां तो 30-35 करोड़ पे बैठी हैं, कहां से लड़ पाएंगी इनसे? खैर, ऑन दैट नोट, रात भी काफ़ी हो गई, बातचीत लंबी रही, बट सबसे बड़ी बात ये कि जो सिस्टम करप्ट है, जो साफ साफ दिख रहा है कि एनटीए ने जो पेपर ढंग से कंडक्ट नहीं कराया, और ये साफ साफ दिख रहा है कि सिस्टम के अंदर के लोग ही हैं जिनकी वजह से ये पेपर लीक हुआ, और आज लाखों बच्चों का भविष्य अधर में है। उन पर कार्रवाई कब होगी, और क्या इस बार इस तरीके की कार्रवाई होगी कि एक नज़ीर पेश हो जाए कि आगे से कोई पेपर लीक करने की हिम्मत ना करे? फर्ज कीजिए कि अगर पेपर लीक करने वाले लोग और उनको जो सहयोग देते हैं वो लोग, पेपर लीक करना इतना बड़ा गुनाह नहीं माना जा रहा। आप बताइए कि अगर कोई आतंकवाद से संबंधित काम करेगा और उसको कोई आम आदमी सहयोग करेगा क्या? उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन पेपर लीक करने वाले लोग कोठियां बना लेते हैं, नेता मंत्री विधायक बन जाते हैं। हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं, नाम ले लेंगे तो मुकदमा करवा देंगे क्योंकि भाई आरोप सिद्धि नहीं हो पाया उनके ऊपर, और वो लोग पेपर लीक सिर्फ। तो ये इतना बड़ा गुनाह है, पेपर लीक होना इतना बड़ा क्राइम है, इसको देशद्रोह की श्रेणी में देखना चाहिए। जब इससे लाखों बच्चों का मनोबल प्रभावित होता है तो सरकार को भी उसी हिसाब से सोचना चाहिए, सरकार को भी उसी हिसाब से काम करना चाहिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। आपने अभिनय सर को सुना, इनके मुख्तलिफ राय हैं, उन पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सर, आपने समय दिया। ये बातचीत हमारे साथी सुधांशु और असद ने रिकॉर्ड की है। देखते रहिए न्यूज़ पिन। शुक्रिया।